नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बजे हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि अब से आपका पसंदीदा टेलीविजन शो दो टूक रात 10 बजे डीडी न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है, समय बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ लगातार हम झूठ पर प्रहार करेंगे और आप तक सच पहुंचाते रहेंगे। कुछ साल पहले भारत में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था। इस सर्वे के नतीजे जानते हैं आप क्या थे? इस सर्वे का नतीजा यह था कि 88%, जी हां 88%, 88% लोग ये मानते हैं कि भारत में करप्शन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और 82% लोग ये कह रहे थे उस सर्वे में कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण जो है वो नेता लोग हैं, राजनेता लोग हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल, जब उनका अभ्युदय हुआ था राजनीति में और अन्ना हजारे के आंदोलन के समय, उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के मामले में सड़कों पर आ गया था। क्योंकि उससे पहले जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी अखबारों में, करप्शन केसेस आ रहे थे, उसमें अखबारों में जो 0.00000 ये जो डेटा आता था, आंकड़े आते थे, वो देखकर हिंदुस्तानी हिल गए थे। लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो फिर करप्शन खत्म कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो नेता करप्शन खत्म करने का वादा करके सत्ता में आया, वो खुद करप्शन के मामलों में गिर गया और उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाई। सोचिए, जो व्यक्ति भारत को ये सपने दिखा रहा है कि करप्शन का खात्मा कर देंगे, वो करप्शन के मामले में जेल जाता है और जेल से सरकार चलाने का एक नया रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन आखिर कब तक हिंदुस्तान में यह चलेगा कि जेल से सरकारें चलेंगी, जेल से सत्ता चलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कहना चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जब 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए थे, तब उन्होंने भी वादा किया था कि भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार कड़े कदम उठाए जाएंगे। कई उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे भ्रष्टाचार जो है वो बहुत हद तक कम हुआ या रुका। सबसे बड़ा उदाहरण आज राजीव गांधी जी की जो है पुण्यतिथि है। और यह नहीं भूलना चाहिए, राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपया चलता है और जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। और राहुल गांधी ने कहा, जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा 15 पैसे नहीं 5 पैसे पहुंचते हैं जमीन पर। पर नरेंद्र मोदी ने डीबीटी योजना के तहत दिल्ली से चला 1 रुपया आम आदमी, गरीब आदमी की जेब में 1 रुपये तक पहुंचाया। और अब यह सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की मंशा तो है, अभी संसद में इसका फैसला होना है। सरकार ने यह तय किया है कि अब जेलों से मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सत्ता नहीं चलाएंगे। और इसी को लेकर आज 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, वो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। लेकिन इस पर जैसे ही ये बिल जो है पेश किया गया, पूरा विपक्ष उसने हंगामा कर दिया। पूरा विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था, यहां तक कि गृह मंत्री के सामने ये जो विधेयक था उसके पर्चे फाड़ करके हवा में लहराए गए। आप सोचिए, पिछले कई दिनों से संसद के अंदर सिर्फ एक मुद्दे पर हंगामा हो रहा था, और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा कथित वोट चोरी, यानी चुनाव आयोग की जो कथित तौर पर गड़बड़ी है वो। लेकिन आज जैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार ने एक कदम उठाने का ऐलान किया, पूरा विपक्ष आज कथित वोट चोरी का मुद्दा भूल गया। और आज उसने कहा कि ये अगर भ्रष्टाचार, जेल से सरकार चलाने वाला ये जो मामला है, अगर ये विधेयक आ गया तो संविधान की हत्या हो जाएगी। अब तय देश की जनता को करना है कि उसको जेल से सरकार चलाने वाले नेता चाहिए या फिर एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां जो भ्रष्टाचारी, जो आरोपी होगा, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेगा तो उसको कुर्सी पर रहने का हक नहीं रह जाएगा।
इसका फैसला देश की जनता करेगी। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस होगी दो टूक में। इससे पहले बहस शुरू करूं इस खबर को लेकर, मेरा आज का विषय भ्रष्टाचार पर प्रहार, विपक्ष में हाहाकार। जी हां, मोदी सरकार ने जो विधेयक, जो बिल पेश किया, इसका मकसद भ्रष्टाचार पर प्रहार है, लेकिन विपक्ष में क्यों हाहाकार है, इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। मेरा आज का विषय है, आज का टाइटल है, और आज देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर ये जो 3 नेता आपको दिखाई दे रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इनमें से तेजस्वी यादव, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये विपक्ष के तीनों बड़े नेता वो किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं, और शायद इसीलिए भ्रष्टाचार पर प्रहार है तो विपक्ष में हाहाकार है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस खबर की धार को समझ लीजिए। इस खबर की धार को समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपको कुछ बिंदु समझा देता हूं जिससे आप इस डिबेट को एंजॉय कर सके, समझ सके कि इस डिबेट के किन बिंदुओं पर हम डिबेट करना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल आज आपके सामने, क्या भारत में एक आम आदमी जो नेता है, क्या उनको विशेषाधिकार मिलने चाहिए? एक आम आदमी सरकारी नौकरी करने वाले को जेल में जाते ही उसको उसके काम से हटा दिया जाता है, सरकारी बाबू की नौकरी चली जाती है, लेकिन क्या नेताओं को विशेषाधिकार इस मामले में मिलने चाहिए? क्या नेता जेल जाने के बाद भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बने रह सकते हैं? आम आदमी की तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन नेता लोग प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं जेल जाने के बाद भी। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। यह बात आज भी दिल्ली के लोगों को कचोटती है। तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी जेल में रहे पर मंत्री की कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़ी। कई महीने तक जेल में रहे पर मंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल 5 महीने तक जेल से ही दिल्ली की सत्ता चलाते रहे। दिल्ली की सरकार 5 महीने तक वो जेल से चलाते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने तब कहा था कि कानून के अभाव में सीएम को हटाया नहीं जा सकता। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने कहा हम क्या करें, हमारे हाथ बंद है, कोई कानून नहीं है। इन कारणों से आम लोगों में भ्रष्ट नेताओं और व्यवस्था को लेकर एक तरह का गुस्सा है कि नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी होने के बाद विशेषाधिकार क्यों मिले। इसलिए मोदी सरकार अब 130वें संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को बदलना चाहती है, और इसीलिए आज ये विधेयक लाया गया। संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ये विधेयक, ये बिल जो है पेश किया। लोकसभा में इस बिल को आज अमित शाह ने पेश किया। इसके तहत 31 दिन तक जेल में रहने वाले पीएम, सीएम और मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 30 दिन होने के बाद उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। विपक्ष ने इस बिल को संविधान विरोधी कहकर खूब हंगामा किया। विपक्ष ने कहा यह तो संविधान विरोधी है और इसको लेकर खूब हंगामा किया। और इसी हंगामे के पीछे जो मकसद है उसको समझना जरूरी है। सरकार की मंशा को भी समझना जरूरी है और विपक्ष के हंगामे को भी समझना जरूरी है। इसी को लेकर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इसको लेकर जरा अमित शाह संसद में किस तरह से गरजे थे वो भी सुनिए, और विपक्ष ने किस तरह से इसे संविधान विरोधी कहा यह भी सुनिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then
democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। Basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted. जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़ कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे? दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई देकर के भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत की राजनीतिक स्थिरता कमजोर होती है। तो चलिए इसी बात को समझना जरूरी है कि क्या परेशानी है बिल से और क्या केंद्र सरकार जो बिल ला रही है ये दरअसल तानाशाही है, क्योंकि कई विपक्षी कह रहे हैं कि तानाशाही है और इसके बाद विपक्षी बेंचें जो है वो खाली कर दी जाएंगी तमाम तरह के आरोप लगाकर। इन सब पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरू करूं, मैं एक जानकारी और अपनी एक गलती को स्वीकार करता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, माफ़ कीजिएगा, उनका आज जन्म दिवस है, उनकी पुण्यतिथि नहीं है। चलिए आज का डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ निवांश शर्मा जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं निवांश शर्मा जी। और मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला जी को आमने सामने लाइए और इन दोनों के बीच आज की डिबेट को 2-2 मिनट के साथ शुरू करेंगे। तहसीन पूनावाला, सबसे पहले इस बिल का विरोध क्यों? क्या दिल्ली की तरह हम इन नेताओं को ये विशेषाधिकार दे दें कि आप मुख्यमंत्री रहिए, जेल चले जाइए, उसके बाद भी मंत्री रहिए, प्रधानमंत्री रहिए? ये सब अधिकार, इस विशेषाधिकार जो है नेताओं को क्यों मिले भाई? अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर उनको प्रणाम करते हुए 2 या 3 चीज़। पूरे देश में वोट चोर गड्डी चोर के नारे चल रहे हैं, पूरा देश वोट चोर के नारे से अब गुनगुना रहा है। इसके लिए बीजेपी डरी हुई है और वो एक होता है डिफ्लेक्शन पॉइंट, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। इसलिए वो लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो करते। ये बिल इसलिए जल्दबाजी में लाया गया था ताकि एक डिफ्लेक्शन हो, वरना हम वोट चोरी की बात करते थे। दूसरी बात, ये बिल कभी पास ही नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं बीजेपी के पास। वो जानता था कि जेपीसी में जाएगा, बट जैसे मैंने कहा कि डिफ्लेक्शन के लिए अब सारा ये नैरेटिव बन गया कि बीजेपी करप्शन के खिलाफ है, माननीय प्रधानमंत्री जी करप्शन के खिलाफ है। तो थोड़ा इतिहास खोल देते। 2013 जून 2013 में एक व्यक्ति कॉन्विक्ट हुए, बाबू बोकरिया जी। वो गुजरात के वाटर मिनिस्टर थे और मुख्यमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। कॉन्विक्ट होने के बाद, जेल में रहने के बाद, कॉन्विक्ट होने के बाद उनका चार्ज नहीं लिया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी वाकई में करप्शन के खिलाफ है? कितने लोग बता देंगे लोकपाल का नाम बिना देखे? वो लोकपाल का जो बात हुआ था, जो अन्ना जी कह रहे थे, वो आया लोकपाल? सवाल ये है कि बीजेपी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन चाहती है और इसके माध्यम से वो चुनी हुई सरकार को टॉपल करना चाहती है। ईडी की बात करें, ईडी जिसमें हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा आप गुंडों की तरह पेश नहीं आ सकते। ईडी जिसमें आप तब तक दोषी हो जब तक आप खुद को निर्दोष ना साबित कर दे, और वो ईडी जो सरकार के इशारे पे
काम करते, सिर्फ अपने विपक्षियों को टारगेट करती। याद है अजीत पवार जी, चक्की पिसाई से अब अजीत पवार आ गए एनडीए के अंदर। तो यही ईडी का इस्तेमाल करते, चुनी हुई सरकारों को गिराकर, उनके मुख्यमंत्री को हटाकर बीजेपी पूरे देश पे शासन करना चाहती, और ये हमारा कर्तव्य है, हम इस बिल का विरोध करें, और वोट चोरी और गड्डी छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, शहजाद पूनावाला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो तहसीन कह रहे हैं कि भाई ये डिफ्लेक्शन टैक्टिस है और ये बिल तो पास होगा नहीं, जेपीसी में भेज दिया गया है और सिर्फ अभी जो है वोट चोरी से ध्यान बटाने की एक कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है आपने करेक्ट कर दिया, पुण्यतिथि नहीं है, जयंती है, वरना हो सकता है शो खत्म होने से पहले डेमोक्रेसी का प्रदर्शन करते हुए आपको उठा लिया जाता। और वो डेमोक्रेसी बचाने की बात हो रही है तो राजन्ना जी को तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए ही तो निकाला था, और थरूर जी की भी आवाज़ बंद कराई डेमोक्रेसी के तहत। और वो संजय झा आते थे पहले ऑफिशियल प्रवक्ता, अच्छा यहाँ पे तो ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं आता कांग्रेस का, ये डेमोक्रेसी बच रही है। चलिए, डेमोक्रेसी बचाते बचाते अब आजकल ये लोग भ्रष्टाचार बचाने लगे, और अच्छा है कि आज के ही दिन पे ये सब कर रहे हैं ड्रामा। राजीव जी ने तो बोला था कि 85% जो है वो लुटेरा पंजा लूट लेता है। 1948 से जीप स्कैम शुरू हुआ, फिर मुग्दल स्कैम शुरू हुआ, फिर फाइटर एयरक्राफ्ट स्कैम, बोफोर्स स्कैम, मारुति स्कैम, फॉर्डर स्कैम, ऑयल फॉर फूड स्कैम, स्कॉर्पियन स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, INX स्कैम, जीजाजी स्कैम, नेशनल हेल्थ स्कैम। तो खानदानी चोर दूसरों को वोट चोर बोल रहे हैं, चारा चोर दूसरों को वोट चोर बोल रहे हैं। अच्छा, गजब की बात है, ये तहसीन पूनावाला गुड और तहसीन पूनावाला बैड, दो लोग बैठ गए भाई। ये तहसीन पूनावाला गुड जो होते थे ना, जब केजरीवाल जेल गए ना, तब ये ताली बजाते थे, बोलते थे ईडी ने बहुत अच्छा काम किया। अजय माकन ने भी बजाई, सुप्रिया श्रीनेत ने भी बजाई, मैं बताऊंगा आपको। और आम आदमी पार्टी की भी गुड और बैड है। जब उन पे कार्रवाई होती थी तो बोलते थे ईडी खराब है, और जब भूपेश बाघेल पे कार्रवाई होती है तो मेरे पास बयान है, बोलते बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, भूपेश बाघेल को जेल में डालना चाहिए ईडी ने। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब मुझे बताइए सिलेक्टिव कैसे, तो पीएम को भी इसमें रखा है, सीएम को भी इसमें रखा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो हमेशा विरोध किया है। हमने जब डीबीटी का रिफॉर्म भी लाया, जिससे कि 40 लाख करोड़ सीधे खाते में पहुंचे और 25 लाख करोड़ का घोटाला कर देते, वो बचा, तो उसका भी विरोध किया। आज ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, अभी ऑफिशियल कांग्रेस का बयान सुना देता हूं। It seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. थरूर जी तो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कानून लाया है। और ये आया क्यों? क्योंकि कृष्ण मुंशी KM मुंशी से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल बालाजी केस हो या दिल्ली हाई कोर्ट का केस हो, अरविंद केजरीवाल का, सब जगह कहा गया है कि ऐसे पोस्ट से चिपक कर रहना ये गलत बात है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? ओके, 2 मिनट दोनों के खत्म हुए। एक आपसे काउंटर क्वेश्चन जो तहसीन ने उठाया था, शहजाद वही पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं तहसीन आपसे भी कुछ काउंटर क्वेश्चन और डिबेट को उसके बाद ओपन करूंगा। सवाल ये कि शहजाद जी कह रहे हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप लोग इसको पास नहीं करवा सकते हैं, 1/3 मेजोरिटी का आपके पास, जेपीसी में चला गया, जेपीसी में खैर क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप पास ही नहीं करा पाएंगे इसको। फिर ये क्या पब्लिक परसेप्शन के लिए कि आप लोग करप्शन से लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इनके हिसाब से तो हम 370 भी नहीं पास करवा पाएंगे हटाने वाला कानून। इनके हिसाब से तो हम देश में बहुत सारे कानून, तो अगर इनको पता था कि ये जेपीसी में ही जाने वाला था तो आज पार्लियामेंट में ये जेपीसी तक जाए, वहाँ पर चर्चाओं क्यों नहीं होने दी, क्यों हल्ला गुल्ला किया? और सवाल ये है कि विरोध के लिए विरोध करना, मैं तो उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आज इस कानून के वो खिलाफ है या इस साथ में भ्रष्टाचार किया? अगर ये कानून के खिलाफ है तो राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस की कॉपी क्यों फाड़ी थी? जब कोर्ट ने लिली थॉमस केस में बोला था कि कन्विक्ट होने पर अगर 2 साल से अधिक कन्विक्शन होती है तो आपकी गद्दी जाएगी, और फिर एक ऑर्डिनेंस लाया गया था कि इससे बचाया जा सके, तो तब जाकर उन्होंने वो ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी थी। तो तब राहुल गांधी सही थे या आज राहुल गांधी सही है? और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, लास्ट स्टेटमेंट सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी बाबू बोखरिया की बात की, वो वैसे कांग्रेस चले गए। तहसीन पूनावाला सोच रहे हैं कि गुड तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करे, बैड तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करे, बाबू बोखरिया इस वक्त कांग्रेस में चले गए। चलिए, अच्छी बात है, ये बताइए। मैं जानता था, मैं उम्मीद कर रहा था इसने उतना रिसर्च नहीं किया, ये रिसर्च करता था। आपने गलत नहीं, वो बीजेपी में था जब कॉन्विक्ट हुआ था, वो बीजेपी में था, चोरी उसने बीजेपी में की थी। आपने गलत बॉल पे, नहीं, उसने चोरी बीजेपी में की थी, उसको रिजाइन करने का नहीं बोला था। बट देखिए, मेरा सवाल आपसे, जी,
अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र आया, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आपने शायद अगर गलत नहीं हो तो मेरे कार्यक्रम में भी कहा था कि जेल से सरकार चलाना ये कैसा है, बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ही चीजों से बचने के लिए, ऐसी ही चीजें हिंदुस्तान में ना हो कि भारत में कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई जो है मंत्री जेल में बैठ करके जो है अपनी कुर्सी से चिपका रहा है, चाहे वो बाबू बोकारिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको हटना चाहिए। बिल्कुल सही, और जो उन्होंने ऑफिशियल कांग्रेस का बयान दिखाया वो भी सही है, और लेकिन पूरा बयान नहीं निकाला। बीजेपी क्या कट करने में एक्सपर्ट है, पूरा बयान ये, और जो मैं भी कह रहा हूं लॉजिकली ये बिल आना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में कि अगर आप जेल में चले गए 30 दिन तो बहुत लंबा समय है, 3-4 दिन में आपको रिजाइन करना चाहिए, ये लॉजिकल बात है। लेकिन बीजेपी ने संस्थाओं को, खास करके लॉजिकली आप कह रहे हैं बिल आना चाहिए लॉजिकली, लेकिन ये बिल आने के पहले रिफॉर्म्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में होना चाहिए कि वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो। सीबीआई डायरेक्टर एक एफआईआर रजिस्टर करना चाहते थे राफेल के केस में, आधी रात को उनको निकाला गया, आधी रात को। ईडी डायरेक्टर्स, और ईडी का क्या हाल है, क्या कन्विक्शन रेट है, आपको बताया जाएगा ईडी का कन्विक्शन रेट 90% है, एक्चुअली 1% से कम है। ये ईडी खुद बताती है सर। ईडी गलत, और ईडी को अपना नाम बीडी करना चाहिए, बजरंग दल, बीजेपी का आम बन गई है। नहीं, गलत कहती है, उसका भी आंकड़े में जाऊंगा। जो केस कंप्लीट हो जाएंगे उन्हीं का डेटा तो दिया और जाएगा, वो भी मैं उसमें बताऊंगा, वो भी बताऊंगा उनको उन्होंने क्या किया, उसमें भी मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन अभी बात ये, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप मोटे तौर पर आपने जो कहा, आप कह रहे हैं लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिकली आप इसके पक्ष में है, लेकिन आपको विरोध किस बात का है कि इसके पहले जो है कुछ एजेंसीज को स्वतंत्र करते हैं, सारे एजेंसीज को एक, भले सरकार के नीचे पार्लियामेंट्री कमेटी को आंसरेबल हो, ताकि इन एजेंसीज का दुरुपयोग ना हो। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, मैं दोबारा से कह रहा हूं। महाराष्ट्र में हमारे एबीसी ऑफ करप्शन हुआ, ए फॉर आदर्श के अशोक चव्हाण, बी फॉर बारामती के अजीत पवार को चक्की पिसाना था, और सी फॉर चक्की से आगे सी फॉर छगन भुजबल, इन तीनों केस में वो गए बीजेपी के साथ या बीजेपी के साथ। हिमंता बिस्वा शर्मा जी जिन पे आरोप लगाते थे, मैं वो नहीं था अक्यूज थे, बीजेपी व्हाइट पेपर निकलती, आज उनके मुख्यमंत्री रिस्पॉन्ड कीजिए। इन्होंने इतिहास की बात की, उन्होंने कहा कि हम लोगों को जेल में भेजते हैं दुरुपयोग करके। ये लालू प्रसाद पहली बार जेल कब गया और पहली बार कन्विक्ट कब हुए, और 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा। उनके साथ बैठकर वो देखो, वो भी देखे बैठ रहे, लोकपाल वाले बैठे लालू जी के साथ, और यहां पर ज्ञान देंगे भ्रष्टाचार का। दूसरी बात, जेएमएम कन्विक्ट कब हुई? 94 में, बीजेपी थी। सपा के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेस केस किसने डाला, और बंद कब हुआ? मोदी जी के राज में। पहली बार ए राजा जेल कब गया? सीडब्ल्यूजी स्कैम में लोग जेल, सुनिए बीच में मत बोलिए, सीडब्ल्यूजी सुनिए ना, सीडब्ल्यूजी स्कैम कब लालू को भेजना भी गलती थी? मेरी बात देखिए, लास्ट बात, सुप्रीम कोर्ट 14 पार्टी गई अभिषेक सिंघवी को लॉयर बनाकर, ईडी और सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल के 14 पार्टियों का पिटीशन डिनाई हो गया। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं, जब ये केजरीवाल जेल गए तब कांग्रेस के पवन खेड़ा, वो तो ऑफिशियल है ना सबसे बड़े, हमने ही शुरू किया था, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। अब तहसीन पूनावाला बताए उस केस में कार्रवाई सही हुई, गलत हुई, और ये एक बयान ये भी सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि। अब उनको भी पूछना, वो जो बैठे हैं यहाँ पे, कि वो सोनिया गांधी को करप्ट मानते हैं कि क्लीन चिट दे दिए। चलिए निवान शर्मा जवाब दीजिए। बहुत सारे करप्शन, और करप्शन को लेकर के तो सबसे पहले हल्ला बोल जो है अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड है, इसके दस्तावेज हैं। शरद पवार का तो ये तक बता दिया गया था कि उनका जो है स्विस बैंक अकाउंट नंबर भी आ गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। तो फिर अगर आज कार्रवाई हो रही है और जेल से कोई ना चला पाए, अगर ये हो रहा है तो इसमें ऐतराज क्यों? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आपके चैनल पे भी भ्रष्टाचार का जो ज्ञान दे रहा था, उनको ये शायद भूल गया कि इनके अध्यक्ष जो है वो कैमरे पे रक्षा सौदे में दलाली करते रहते, भूल गए शायद ये। और भ्रष्टाचार पे ये ज्ञान दे रहे हैं वो पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा खाया और धंधा दिया, इतनी एफआईआर हो गई। भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऑन पेपर करप्शन साबित हो गया। किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? एक भी व्यक्ति पे हुई नहीं हुई। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे, चक्की पीसी बोलते थे, वो सब बीजेपी में चले गए। किसके ऊपर कार्रवाई हुई? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 28 में से 23 लोग जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे वो बीजेपी के अंदर चले गए और उनके ऊपर केस बंद हो गए या लटक गए, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का दोहरा चरित्र है ये। हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने कहा था 2014 में, 2016 में, 2019 में कि भाइयों बहनों 100 दिन के अंदर मैं काला धन लेके आऊंगा? किसने कहा था आप बताइए?
अगर इनका भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करना होता, अगर इनको नैतिकता से कोई लेना देना होता, तो इनका एक पदाधिकारी कैमरे के ऊपर चंडीगढ़ में चोरी करते पकड़ा गया था। कोर्ट ने कहा था मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी FIR हुई उसके ऊपर? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी FIR हो जाएगी। अरे आज तक आपने अपने किसी पार्षद पे तो FIR दर्ज नहीं करी। कुछ भी करते हैं आपके नेता, रेप केस हो जाए तो हमारी खिलाड़ी जो है वो बेचारी वहां पर जंतर मंतर पर लड़ती रही, रोती रही, बिलखती रही। सर उस मामले में आप जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले उस मामले में अदालत में कार्रवाई जो हुई उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका जिक्र कीजिए कृपया। उन्हीं मामलों का कृपया अरे उस मामले में क्या हुआ? ब्रिजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बरी हुए कि नहीं हुए? हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर आप रेप सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, थोड़ा बड़बोलापन नहीं रहे, बाकी आप अपनी बात रखिए। थोड़ा बड़बोलेपन से बचना चाहिए कि बलात्कार केस खिलाड़ियों का, महिला खिलाड़ी, वो जो केस था उसमें क्या हुआ, पहले उसके आप फैक्ट जो है समझ लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो इनका प्रधानमंत्री के साथ जिनकी फोटो थी, जिनके ऊपर सैकड़ों महिलाओं का शोषण करने का आरोप था, उसका क्या हुआ? किस पर क्या हुआ? कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? चलिए मैं कार्रवाई हुई कि नहीं? हाँ चलिए शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक एक करके हालांकि निवान शर्मा आपने मुझे सुनिए ना, निवान शर्मा आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बीजेपी पर, अरे आपको अब कमाल है। मैंने आपसे सीधा पूछा क्या आप उस व्यवस्था के पक्ष में हैं कि जेल से और ये जो शहजाद पूनावाला ने सुनाया, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस, क्या ये भ्रष्टाचार के मामले हैं? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था सोनिया गांधी को जेल भेजो। मैं मोदी जी के 10 भाषण सुना देता हूं। अरे सर मैं अब मतलब ओके वंडरफुल, क्योंकि यहाँ पे अक्कू जी भी बैठे हैं, तो मैं अक्कू जी के सामने वो गवाह है, उनके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि बंगारू लक्ष्मण, अरे सुन तो लो भाई शर्मा जी, देखिए ऐसा है, आपकी पार्टी स्वाति मालीवाल वाली पार्टी है, आप कम से कम विभव कुमार और स्वाति मालीवाल वाली पार्टी दूसरों को ज्ञान ना दे। अब मैंने आपके बीच में बोला नहीं। अब सुनिए, अब मेवान जी अब सुनिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई किसी के सवालों का आपसे मैं तो दे रहा हूं भाई साहब। अच्छा आप एक मिनट रुक जाइए, शहजाद भाई एक मिनट रुक जाइए, शहजाद जी एक मिनट रुक जाइए। मेवान जी आपको सवाल का जवाब चाहिए मेरे सवाल का। क्या सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि उन्होंने ऐसी कह दिया था केजरीवाल ने? क्योंकि मोदी जी कहते हैं भ्रष्ट है कि नहीं, अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? लालू यादव भ्रष्ट है कि नहीं? हाँ या ना? लालू यादव भ्रष्ट है कि नहीं? बस हो गया निवान जी, टाइम टाइम फिक्स हो गया। बंद कीजिए आवाज बंद कीजिए, हो गया बस। आवाज चिल्ला चिल्ली नहीं, आवाज बंद कीजिए इनकी चिल्ला चिल्ली 2 मिनट में निकल गई। आवाज बंद कीजिए इनकी, चिल्ला चिल्ली बहुत हो गई। एक सवाल का जवाब पूछा, वो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वो इनसे सवाल का जवाब पूछा तो टाइम फिक्स। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछे किसी से। आप ये सवाल करने नहीं आए, आप मेरे सवाल का जवाब देने आए हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बोला सोनिया गांधी भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल ने बोला लालू यादव भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हमारे पास शरद पवार का है, हमारे पास उनका स्विस बैंक अकाउंट का नंबर है, और ये लोग आज भ्रष्टाचार पर ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैं तो उनके सारे पॉइंट पे चिल्लाइए नहीं, आपकी आवाज बंद है, क्योंकि मेरी डिबेट में खाली चिल्ला चिल्ली करने के लिए आम आदमी पार्टी वाले ना आया करे। अगर कुछ तथ्य रखने हैं तो रखिए, नहीं तो चिल्ला चिल्ली करने मत आया करिए मेरी डिबेट में। शहजाद पूनावाला बोलिए। मैं सारे पॉइंट्स का उनका जवाब दूंगा जो उन्होंने उठाया मेरे प्रति। उन्होंने पहले काला धन का बोला, मोदी जी के आने के बाद 5.8 लाख करोड़ काला धन वापस आया है। मैं आपको उसका ब्रेकअप भी दे सकता हूँ, अब दे देता हूँ। उसके बाद आप देखिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के रूल्स पहली बार बने जो नहीं बने थे। डीबीटी तो बता ही दिया कैसे पैसे बचे। उसके बाद टाइम बाउंड सिटीजन सर्विसेज कर दिया गया तो ट्रांसपेरेंसी आई उसमें। स्विस बैंक की डिपॉजिट्स में 70% से ज़्यादा गिरावट आई। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जेम पोर्टल जैसे चीज़ें शुरू किए तो ट्रांसपेरेंसी हुई है प्रोक्योरमेंट में। ये सारी चीज़ें अभी हुई है, और ईडी ने जो 5,000 करोड़ की रिकवरी होती थी आज 1 लाख करोड़ की करती है। पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपने एक वादा किया था लोकपाल का, लोकपाल पंजाब में आया कि नहीं आया, आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की। अक्कू जी बैठे, बंगारू लक्ष्मण पे जब वो आरोप लगे थे तो बिफोर द केस कुड इवन गो फॉर ट्रायल उनको पार्टी से अलग कर दिया गया। इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना पड़ा, और इनके यहाँ पे 6 बार कन्विक्ट हो चुके हैं। माननीय लालू जी और अरविंद जी पे केस है, और दोनों अपने पद पर बने हुए हैं।
ये अंतर है बीजेपी और इनकी पार्टियों में। तीसरी बात आपने तो पूछा, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बाकी सब तो आप कह सकते हैं ना, चार्जेस है, ट्रायल है, कन्विक्टेड कौन है आज की तारीख में? लालू पर स्टैंड नहीं लेते। और लास्ट पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड की इन्होंने की। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 22 में इनको मिले हैं 95 करोड़, 23 में इनको मिले 45 करोड़ और अभी 10 करोड़ मिले, ये कब लौटा रहे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा? चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सबके हाथ जो है वो बहती गंगा में सबने हाथ धोए, गंगा तो नहीं कहना चाहिए, पर जो भी बह रहा था उसमें सबने हाथ धोए और दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए, ये तो फैक्ट है। लेकिन अक्कू जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ सीधा सीधा। देखिए, मुझे क्या लगता है, पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। देखिए, विरोध करने का एक बड़ा कारण क्या है? विरोध कर रहे हैं वो पार्टियां कर रही हैं जिनमें परिवारवाद है, या जो सिंगल पर्सन पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, क्योंकि उनके पास वो नहीं चाहते कि सत्ता हाथ से जाए। कांग्रेस विरोध कर रही क्योंकि कांग्रेस को लगता है अगर राहुल गांधी किसी मामले में फंस जाएं तो फिर हम जो है शशि थरूर के हाथ में थोड़ी सत्ता सौंप सकते हैं। हम मनीष केजरीवाल के हाथ में मनीष सिसोदिया, माफ कीजिएगा, जो है मनीष तिवारी के हाथ में थोड़ी सत्ता सौंप सकते हैं। हम जो है किसी और नेता रेणुका चौधरी के हाथ में थोड़ी सत्ता से, वो गांधी परिवार के हाथ में रहनी चाहिए। तो गांधी परिवार के अगर राहुल गांधी कन्विक्टेड हो गए तो क्या होगा? उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में रहे लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर मैंने कुर्सी छोड़ी तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी जो वास्तव में आम आदमी पार्टी बन जाएगी। यही सबके साथ दिक्कत है। तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है कि भैया, लालू यादव को दिक्कत क्या है कि भैया अगर हो गया मामला, तेजस्वी के हाथ से कुर्सी चली गई, तेज प्रताप वैसे वहां तैयार बैठे हैं। अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव के हाथ से सत्ता चली जाएगी। क्या परिवारवादी पार्टियों को यह डर है क्या, और सिंगल पर्सन पार्टी को डर है? ये देखिए, जहाँ तक सिंगल पर्सन पार्टी का सवाल है, तो सिंगल पर्सन, अगर आप आम आदमी पार्टी को सिंगल पर्सन पार्टी मानते हैं तो वो भी उसमें भी शामिल हो जाती है कि वही एक नाम छूट रहा था जो बाद में आपने नाम जोड़ दिया। लेकिन ये सच है कि जो सिंगल पार्टी या परिवारवादी पार्टियों को खतरा होता है और वो अभी दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं, जैसे परिवारवादी पार्टी कांग्रेस को आप माने ना माने ये एक अलग सवाल है, लेकिन वहाँ कुछ तो सिस्टम है। लेकिन अब है असल में ये कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, जो रविशंकर प्रसाद ने कहा है। असली मुद्दा यह है कि लोग आखिर विरोध एक अच्छे काम में भी विरोध क्यों करना चाहते हैं, उसका कोई तार्किक कारण नहीं है। तार्किक कारण सिर्फ इतना ही है कि विरोध का विरोध दिखाना है। और अगर इस मुद्दे से, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है, अभी वोट चोर करके एक बड़ा सा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर ये बात कह करके भारतीय जनता पार्टी भी ये परसेप्शन बनाती है कि हम तो प्रधानमंत्री को भी इसमें ले जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भी ले जाना चाहते हैं, मंत्रियों को भी ले जाना चाहते हैं और सांसद को भी ले जाना चाहते हैं, तो फिर उनको लगा तकलीफ है कि भाई अरे ये तो परसेप्शन का खेल दूसरा लड़ जाएगा। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उससे विरोध में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोई कल्पना कर सकता है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता या दो नेता या तीन नेता या चार नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद, आरोप होने के बाद, जेल होने के बाद, सरकार हारने के बाद दूसरी जगह से सरकार चल रही है? तो चल तो रही है ना, लेकिन वो पूरा लाभ लिया जा रहा है। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सरकार लाई जाए, ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ये सब दिखा है आपको सामने। तो ये जब स्थितियां हो रही हैं तो राजनीति में शुचिता की बात करना शायद बहुत मुश्किल काम हो गया है, और कौन सी लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखना रोचक होगा। और वो पर जो आपने कहा उससे एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई है या सरकार की मंशा भी है? नहीं, मंशा है, कुछ भी होगा, मंशा तो है, लेकिन वो मंशा लॉजिकल एंड तक क्या ले जाने दी जाएगी? 2/3 मोहम्मद का सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मंशा जो लोग हैं बाकी जुड़े हुए, वो कितना आगे तक ले जाएंगे, ये एक सवाल ये देखना है। लेकिन विपक्ष तो पूरी तरह से इसके खिलाफ कमर कसा हुआ है, और क्यों कसा हुआ है विपक्ष, ये मैं आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा अभी आज, कि क्यों दरअसल जो विरोध हो रहा है इसके पीछे फैक्ट्स क्या है, इसको तथ्य को समझना जरूरी है, आपको बताऊंगा। लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं तहसीन भाई आपके पास, इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। दिल्ली और पूरे NCR में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं।
स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार। क्या इसलिए विपक्ष में हाहाकार? क्योंकि एक इस तरह का बिल लाने की, कानून बनाने की तैयारी चल रही है कि अगर 30 दिन से ज्यादा कोई भी ऐसा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अगर वो 30 दिन से ज्यादा किसी मामले में जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। इसको लेकर विपक्ष जो है इसके खिलाफ है। मैं इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ आऊं, आपको फैक्ट परफेक्ट बताता हूं। समझिए कि दरअसल विपक्ष की ओर से जो इतना विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है। इसको फैक्ट परफेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नेताजी, जेल से नहीं चला सकते सरकार, इस बिल से विपक्ष क्यों बौखलाया है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर विपक्ष को क्यों ये खराब लग रहा है? दरअसल विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो भ्रष्टाचार के आचरण के आरोपों से घिरे हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो हैं, और इसलिए उनको डर है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। इस घोटाले में 5000 करोड़ का घोटाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों इसमें आरोपी हैं। तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपों से घिरे हैं, यह मामला उनके खिलाफ चल रहा है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं, उनके ऊपर अभी ये मामला चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेल पर हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। और क्या इसलिए सब ये विरोध हो रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसके आरोपी हैं वो। DMK के 59%, TMC के 45% सांसद आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। मंत्री किसको बनाओगे, ये सवाल है। कांग्रेस के 49% और सपा के 45% सांसद आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। हालांकि बिल लाने वाली भाजपा के भी 39% सांसद आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद बीजेपी ये कानून ला रही है तो मुझे लगता है फिर इसका स्वागत करना चाहिए। बाबू बोकारिया का जिक्र किया, अगर वो भी बीजेपी में थे और वो कुर्सी पे बने रहे तो अब बीजेपी चाहती है कि ऐसा ना हो, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। शहजाद पूनावाला बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, नयवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। तहसीन पूनावाला, देखिए ये जो पूरा का पूरा बिल है, इसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि अगर वो 30 दिन के बाद, जब वो 30 दिन के बाद अगर जेल में रहता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर वो आरोपों से बरी हो जाता है तो फिर जो है उसको फिर से अपनी कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। तो ये तो नैतिकता की बात हुई ना। अगर आपके ऊपर एक मामला चल रहा है, आप जेल में 30 दिन से ज्यादा तक जेल में हैं, तो फिर आप कुर्सी पर क्यों चिपके रहें? छोड़ दीजिए, थोड़े दिन बाद जब आरोप मुक्त हो जाए कुर्सी पर बैठिए, जैसा आडवाणी जी ने किया था, जैसा अमित शाह ने किया था। जी, इसमें 2 पहलू है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो उन्होंने आधा क्लिप दिखाया है, ऑन द फेस ऑफ इट ये लॉजिकल साउंड करता है। लेकिन जैसे आपने रेवंत रेड्डी जी की बात की, कोई भी राज्य का पुलिस अपने मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं करेगा जिस मुख्यमंत्री के नीचे पुलिस आती है। यानी कि उन मुख्यमंत्री पर सिर्फ
सेंट्रल एजेंसीज कार्रवाई करेगी, या तो सीबीआई या तो ईडी। इनकम टैक्स में अरेस्ट के प्रोविजंस नहीं है, तो क्यों नहीं सीबीआई और ईडी को सबसे पहले इंडिपेंडेंट करते पार्लियामेंट्री कमेटी के नीचे रख जाए। रिफॉर्म्स ही करना है तो ये रिफॉर्म से शुरू करते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, अक्कू जी, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आपने शायद गलती की। ये बिल में एमपीज और एमएलए के लिए प्रोविजन नहीं है, नहीं है इनके लिए। नहीं एमपी और एमपी है, नहीं एमपी नहीं सर, एमपी एमएलए नहीं, अगर वो किसी पद पर है ठीक है, नहीं एमपी एमएलए ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। सर इसमें क्या होगा, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, राइट ऑफ इक्वालिटी। और तीसरी बात जो आपने की, फिर आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स को, अगर आईएएस आईपीएस या कोई स्टेट ब्यूरोक्रेट वो अरेस्ट होता, उस पर उसको सस्पेंड किया जाता, उसको रिजाइन नहीं करना पड़ता, रेजिग्नेशन कन्विक्शन पे होता है। ये 30 दिन के अरेस्ट एक मिनट, आपने कहा आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। मैं पूछता हूं, अशोक श्रीवास्तव अगर 2 दिन के लिए जेल चला जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल 30 दिन तक जेल में रहेगा, तो ये इक्वालिटी है। आम आदमी होनी चाहिए ना, आम आदमी जेल में जाए तो उसकी नौकरी जाए, लेकिन नेताजी जो है जेल से सरकार चलाए, ये इक्वालिटी तब आर्टिकल 14 क्यों नहीं आएगा? शहजाद पुनावाला रिस्पॉन्स कीजिए। एक्सप्लेन कर दूं, ये इसलिए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल लाया गया है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। मान लीजिए कि कल कोई चीफ मिनिस्टर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो जेल चला गया, जैसे अरविंद केजरीवाल 150 दिन जेल थे। अब उस समय पर मान लीजिए कि एक ऐसी फ्लड की सिचुएशन आ गई, चलाना एमएलए को नहीं है, चलाना सीएम को है, इसलिए सीएम को पद छोड़ना है और कोई और को वहां पे बैठने देना है जब तक कि वो बाहर नहीं आते। तो इसीलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, जिसके पास पावर है और वो जाता है उसमें, इसके लिए पॉइंट नंबर ये कोई राजनीतिक विरोध का नहीं, ये लॉ का मैंने फैक्ट समझा आपको। दूसरी बात देखो, विरोध के लिए तो इन्होंने शुभांशु शुक्ला जी की भी डिस्कशन का विरोध किया, इन्होंने तो रेड फोर्ट के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया भाई साहब 15 अगस्त को, तो इनको क्या ही समझा है। पर मैं दो सवाल दोनों से पूछना चाहता हूँ। तहसीन से पहला पूछूंगा। तहसीन पुनावाला बोलते कि मेरे अच्छे मित्र हैं बाजवा जी, और खड़गे जी के बेटे भी इनके अच्छे मित्र हैं। खड़गे जी ने बोला आम आदमी पार्टी इज मिसयूजिंग एजेंसी सुखपाल खैरा को गिरफ्तार करके। मैं मानता हूं, तो मानते तो फिर उनके साथ कैसे डेमोक्रेसी बचा रहे हो? आज नाच क्यों रहे हो संजय सिंह के साथ? दूसरी बात, ये केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं, फाइनल होकर बताओ। क्योंकि क्या थे, तहसीन पुनावाला एक बार गुड थे तो उन्होंने बोला केजरीवाल भ्रष्ट है, फिर जब इनका अलायंस हो गया तो तहसीन बोला केजरीवाल मासूम है। अब अलायंस टूट गया तो जैसे हम साथ साथ है हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है हम आपके हैं कौन, ये इनका चलते रहता है सैयारा। और लास्ट में तहसीन आम आदमी पार्टी से ये भाई पंजाब में आप लोकपाल लाने वाले थे, चलो दिल्ली में तो ये बोलेंगे नखरे करेंगे कि एलजी ने नहीं किया, अलाउ नहीं किया, ये नहीं। पंजाब में वो लोकपाल मिला क्या ढूंढने पे? मैं निवान शर्मा से पूछ रहा हूं, और लालू करप्ट मानते कि नहीं? 6 बार कन्विक्टेड। तहसीन रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निवान शर्मा जी आपके पास आऊंगा। तहसीन रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने आपसे सवाल पूछे कि जितना मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, जितना आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया है, जितना उन्होंने दुरुपयोग किया है, भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात के अंदर। उन्होंने जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने को पंजाब से दिल्ली भेजे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को इन्होंने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। लेकिन मैं हमेशा से, हाँ सबसे ज्यादा देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी से ज्यादा, ये थोड़ा सा पावर मिल गया ये लेकिन मैं फिर भी अरविंद केजरीवाल की आजादी के लिए तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब घोटाला हुआ था, बोला पाठशाला दिया मधुशाला, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं, बाकी के लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी सिग्नेचर नहीं था, उनके पेपर पे कुछ नहीं था, और उनकी आजादी के लिए मैं तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। और अगर किसी ने साइन किया तो एलजी ने साइन किया था। भ्रष्ट है कि नहीं? अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे, और अगर कोई जिम्मेदार है, एलजी जिम्मेदार है। किसने किया फिर? मनीष सिसोदिया ने। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, अरविंद केजरीवाल जी का उस फाइल पे कोई सिग्नेचर नहीं था। और अगर सिग्नेचर के बेसिस पे तो फिर एलजी है, एलजी जिम्मेदार है। अच्छा, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है तो सोनिया गांधी तो भ्रष्ट है, उन्होंने बोला था। वो जो उन्होंने बोला है, और जो फ्रॉड मूवमेंट अन्ना मूवमेंट का लगाया था, उस मूवमेंट की वजह से भारत की हालत हुई। मैं इस लाइन पे तब भी खड़ा था, 2011 में भी खड़ा था, आज भी इस लाइन पे खड़ा हूं। अन्ना मूवमेंट इस देश का सबसे बड़ा धोखा है। ओके, अन्ना मूवमेंट इस देश का सबसे बड़ा धोखा है। एब्सोल्युटली। निवान शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए कई सवाल आए और उसमें बार बार एक बात आ रही है कि भाई जो है शहजाद पंजाब का लोकपाल का, पंजाब के लोकपाल का क्या हो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप पॉलिटिकल बाकी पार्टियों का आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग हट करके और एक नजीर पेश करने के इरादे से आए थे करप्शन को खत्म करने के लिए। बोलिए।
देखिए, मैंने आपका सवाल सुना, बहुत बढ़िया सवाल था, पूरा टाइम लिया आपने, मुझे भी मेरा पूरा टाइम दीजिए। बिल्कुल दूंगा। ना मैंने स्कूल लेवल डिबेट भी सुनी अभी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, वोट चोरी पार्टी के प्रवक्ता की, अब मेरे को मेरी बात पे रखने दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर केस बनाया, बकायदा ट्वीट किया कि उनके वहां से ये बरामद हुआ। आज 2 साल के बाद सीबीआई ने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला और सारे केस बंद नहीं हुए, फाइल हो गई। अब आप ये बताइए कि ये जो कानून लाना चाहते हैं वो कहां स्टैंड होगा इस केस में? अब सत्येंद्र जैन जी को दोबारा कैसे मंत्री पद लेंगे? अब तो सरकार चली गई इसी मुद्दे पर। आप कह रहे दोबारा ले सकते हैं मंत्री पद, अब कैसे लेंगे वो दोबारा? 2 साल अच्छा, तो जेल में गए, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ सत्येंद्र जैन, ओके, नहीं आप सुनिए ना, आपने सत्येंद्र जैन जी का जिक्र किया, सुनिए ना, आपने निवान जी आपने सत्येंद्र जैन जी का जिक्र किया। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कितने मामले हैं और कितने मामले से बरी हो गए, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, चाहे एक भी मामले से बरी हो गए। सर आप एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं जितने सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं बोलने के लिए, आपको मैंने बुलाया इसलिए मैं आपको समय, लेकिन आप मेरे एक सवाल का, जब से डिबेट शुरू हुई है, मेरे एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। मेरे ख्याल से नहीं, सुनिए, मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, लिख के भाषण लाए, भाषण लिख के लाए, हमारे देश, मेरे भाषण लिख के लाए मेरे हिसाब से, मतलब मेरे सवालों का जवाब नहीं देना आपने। निवान जी, अच्छा इस सबसे आसान, निवान जी सबसे आसान सवाल का जवाब दे दीजिए। निवान जी सबसे आसान सवाल का जवाब दीजिए कि आप यहां पर मेरे सवाल का जवाब देने नहीं है, भाषण लिख के लाए हैं, हाँ ना? अब मैं जवाब दूं? हाँ बताइए, हाँ ना बोलिए, सब बताइए। अरे सुनने के आप जवाब ही नहीं दे रहे, बोलिए प्लीज सुनिए, बोलिए। हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाने से बेहतर अगर आप हमारे देश के संविधान को समझेंगे और उसकी सीरियसनेस को समझेंगे तो आप ये सवाल नहीं करेंगे। सर अब मैं आपको बताता हूं, जब देश में आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पूरा टाइम देते हैं, मुझे टाइम, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सर, आप मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए ना। आप मेरे सवाल से इधर उधर भाग रहे हैं। बोलिए, आपको 1 मिनट सुनिए, अच्छा सुनिए 1 मिनट, आपको मैं 1 मिनट बिना रुके बोलने का मौका दे रहा हूं। आप अपना भाषण बोलिए, लिख के लाया जो बोलिए, 1 मिनट बिना रुके टोके बोलो, बोलिए। जनता इरिटेट होती है ऐसी बातों से, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, 10 सेकंड बोलने दीजिए। आपने शो पे बुलाया है, या तो आप हमें भेज दीजिए, मत बुलाइए, या बुलाया है तो प्लीज बोलने दीजिए। हमारे देश में एक व्यक्ति इनोसेंट होता है अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारे देश का संविधान है सर। ये उनको समझ में 100 केस कर लीजिए, एक भी केस में क्या आज तक 1 रुपया भी मिला आपको? अरविंद केजरीवाल जी 5 साल से आप बोल रहे हैं शराब घोटाला, इनके नेता जो है वो कैमरे पे दलाली करते पकड़े गए, उसकी कोई बात नहीं। हमारे नेता को 5 साल में आज तक 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं साबित कर पाए एक वर्ष, और हमें भ्रष्टाचारी बुलाते हैं। आपको हमारी तरफ से भी सोचना पड़ेगा, हमारे खिलाफ हमारे जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल निवान जी सुनिए, आपने जो वैलिड मुद्दे उठाए उनका मैं जवाब जरूर लूंगा, और अच्छा हुआ आपने मुद्दा उठाया, हालांकि मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं आया, फिर भी आपने जो वैलिड मुद्दा उठाया। शहजाद जी 2 सवाल बहुत आ रहा हूं, तहसीन जी, शहजाद जी 2 सवाल बार बार उठ रहे हैं। एक ये कि भाई बार बार कि भाई हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि जब तक कोई जो है दोष साबित ना हो तब तक वो निर्दोष माना जाता है। आप फिर से रिपीट करो। जब तक किसी का दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष माना जाता है। इस पे 1 सेकंड दे दीजिए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही है ना? ये तो गिल्टी है ना, ये आदमी गिल्टी है कि नहीं? इसको अभी भी इनोसेंट बोल रहे हैं। ये लालू जी 6 बार गिल्टी हो गए, तब भी ये इनकी जमात जो है ना, ये भ्रष्टाचारी कॉलोनियल करप्शन, ये नाच के बोलते लालू जी तो बेगुनाह है। अब ये बीच में बोलने लगे, अब ये बीच में फिर से बोलने लगे। अरे बदतमीज पार्टी के बदतमीज प्रवक्ता, आप दूसरे तो नहीं बोल रहे थे ना आपके बीच में? नहीं, अभी वो इतना लेक्चर आपको दे रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब क्या बीच में बोल रहे हैं? ओके, अब एक एक करके 1 मिनट निवान जी आप सुनिए ना। निवान जी आपने कहा, निवान जी आप सुनिए, अपनी बदतमीजी कहीं और। निवान जी आप सुनिए, निवान जी सुनिए, आवाज बंद करिए प्लीज। निवान जी सुनिए, आपसे भाषा नहीं सीखूंगा मैं। 1 मिनट निवान जी आप सुनिए, मैंने आपको बिना रोके बोलने दिया, अब आपके सवाल का जवाब। मैं अशोक जी से संवाद कर रहा हूँ, ये कहां से आगे बीच में? अरे अब मैंने कहा ना, कोई निजी टिप्पणी नहीं, अब आप रुकिए उनको, अब आप उनको रुकिए, अब रुकिए निवान जी, रुकिए। कितनी बार एक बात दोहराएंगे? मैंने कहा तो कोई निजी हमले नहीं, फिर आप दोहरा रहे हैं अपनी बात, फिर आप वही बात बोल रहे हैं। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
शहजाद पूना बोलिए, मुझे तहसीन जी आपने के पास जो जाना है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बोला उसका तो आपने देखा है कि ठीक क्या है, हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, लालू जी के बारे में भी नहीं बोलते और ना लोकपाल पंजाब में क्यों नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। पूरा 2-3 मिनट आपका टाइम वेस्ट किया। लास्ट बात मैं से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी बोला सत्येंद्र जैन का क्या होगा, हमारे इनके में क्या होगा। अरे सत्येंद्र जैन पे तो अभी भी केस चल रहा है, पर केजरीवाल 150 दिन बने रहे तो मनीष और सत्येंद्र का क्यों इस्तीफा ले लिया भाई? वही तो केस में थे। उनका नहीं लेते, उनको भी रहने देते मंत्री। अपने लिए तो खुद मुख्यमंत्री बने रहे और इनका तुरंत दिलवा दिया भाई। आप उनको बोलो। ओके तहसीन, देखिए मैं देखिए अरे आप तो रहने दो भाई साहब। आज अरे निवान जी, अब मेरा चांस है, आप बीच में मत बोलिए ना सर। निवान जी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना। आज 11 साल से आज भाजपा की सरकार है। इसका मुख्य कारण जो निवान जी ने बोले कि अब सत्येंद्र जी को मंत्री कैसे बनाएगी, हमारी तो सरकार चलेगी, ये जो यूपीए के समय, यूपीए 2 के समय इनका जो रोल था, आज ये कहते हो, सही कहते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सोनिया गांधी जी पे कौन से आरोप सिद्ध हुए? क्या क्या गाली देते थे सोनिया गांधी जी को। मैं रामलीला मैदान पे गया था इनका अपोज करने को, धक्के मारते इन्होंने, कितने धक्के मारते इनके कार्यकर्ताओं ने। ये इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था सोनिया जी के बारे में। शरद पवार पे कौन से सिद्ध हुए? शरद यादव जी तब उस वक्त जिंदा थे, उन पे क्या कौन से आरोप सिद्ध हुए? प्रणब मुखर्जी पर भी लगाए, प्रणब मुखर्जी पे लगाए थे, एल के अडवाणी जी पे लगाए थे, एल के अडवाणी जी पे लगाए थे। क्या क्या नहीं बोलते थे आप लोग वहां बैठकर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये सब फसाद की जड़ आप लोग हो, आपने शुरू किया था ये। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने बोले उस वक्त रिजाइन कर, तो आपने क्यों नहीं किया? आज आप इसको करते हो। ओके, ये देखिए 2 चीजें मैं कह रहा हूं, उसके ब्रेक लेकर मैं आता हूं। देखिए 2 चीजें मैं कह रहा हूं। पहली बात, बार बार संविधान की बात होती है, लेकिन इस बात को याद रखिए, जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से बैठकर सरकार चलाएगा। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि देश के संसद के अंदर इतने सारे अपराधी जो हैं सांसद बन के पहुंचेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे, स्टेट संभालेंगे, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे होंगे। ये सब कल्पना नहीं की थी संविधान बनाने वालों ने। आज ये स्थिति आ गई है, तो फिर इसको लेकर सवाल। और दूसरी बात, ये बात ठीक है, अगर सत्येंद्र जैन इस्तीफा देते हैं और अगर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं देते? इसीलिए अगर हम कहते हैं कि सबके लिए समानता की बात होनी चाहिए, तो उसी समानता के हिसाब से एक कानून बनाए। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण, तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap with Rajmarg Yatra
Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और मोदी का स्वच्छता अभियान, विपक्ष क्यों परेशान, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कम समय 30 सेकंड में आपको श्रीवास्तव जी मैं जानना चाहता हूं कि जो बात तहसीन पूनावाला ने उन्होंने कहा कि ये इसके विरोध में नहीं है, ऐसा हो ठीक है, लेकिन पहले जो जांच एजेंसियां उनका रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि उनका मिसयूज होता है और इसलिए जो है सारी समस्या। देखिए, ये बात कह करके भी मुझे लगता है डाइवर्ट करने की कोशिश है कि जांच एजेंसियों का रिफॉर्म हो, फिर उसके बाद कहा जाए जांच एजेंसियों का नाम बदला जाए, फिर उसके बाद कहा जाए कि उसमें लोग बदले जाएं। ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो डाइवर्ट करती हैं। असली सवाल ये है कि अगर कोई काम एक ठीक ठाक वाला है, थोड़ी सी जिसमें संभावना है, तो उसको रोकने का मतलब क्या है, क्या आप चाहते हैं? आप अपनी क्यों, मैं तो इस राजनीति के छात्र हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसको रोक करके क्या परसेप्शन आप देना चाहते हो, पब्लिक में क्या बताना चाहते हो कि ये हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, अपने आप में बचने की कोशिश हो रही है और पब्लिक में बताया जा रहा है नहीं तो फालतू की चीज़ है जो लोग समझते नहीं है। निवांश शर्मा जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ क्योंकि रामलीला मैदान की रिपोर्टिंग करने मैं भी गया था, ठीक है ना। अगर आप लोग उस समय केंद्र में सत्ता में आ जाते तो शायद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ऐसा या शायद इससे भी कड़ा कोई कानून लाते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आज क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को बीजेपी पे विश्वास नहीं है। आपने जो बीजेपी ने पिछले दिनों एजेंसीज का मिसयूज करके किया, पूरे देश के सामने इनका एक व्यक्ति, इनके पार्टी का एक व्यक्ति कैमरे पे चोरी करते पकड़ा गया, कोर्ट ने कहा मर्डरर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे आप इन पे विश्वास करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला किया, सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ले लिया, उसके बाद अभी कहते हैं हम भ्रष्टाचार के ऊपर कानून लेके आएंगे। तो जनता को इन पे विश्वास नहीं है। ये क्लियर है कि बीजेपी केवल और केवल इस कानून को इसीलिए लाना चाहती है क्योंकि इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। इनको पता है कि निवांश जी समय कम है, सिर्फ निवांश जी सुनिए ना। समय कम है। आपकी बात का एक मतलब ये निकलता है कि आपको लगता है बीजेपी ला रही है और बीजेपी की मंशा गलत है, लेकिन कानून ऐसे बने उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी बात का मतलब कि बीजेपी ला रही है और बीजेपी की बदनीयती से ला रही है, लेकिन कानून वैसे ठीक है, बढ़िया, इस तरह का कानून होना चाहिए। इनका इतिहास भी यही है कि ये मिसयूज करते हैं चीजों। ओके, यानी कानून के पक्ष में है, लेकिन बिल्कुल लगता है कि बीजेपी मिसयूज कर सकती है और बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। तहसीन और उसके बाद शहजाद। वोट चोरी करते करते भाजपा पकड़ी गई है, तो क्योंकि वोट चोरी करते करते पकड़ी गई, अब गद्दी चोरी करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। जो चीज चालाकी से नहीं कर सकते वो अब बल के हिसाब से वो करना चाहते हैं। वैसे तहसीन जी याद दिला दूं, सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर हो गई है। संजय कुमार का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो फेक नैरेटिव जो फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा। चोरी तो हुई है, ट्रूथ की चोरी हुई है। अब रंजू देवी का भी बयान आ गया, सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र का फैसला आ गया, फिर भी ये वोट चोरी पे के हुए। परंतु मैं बताना चाहता हूं, जो पाठशाला कहते थे वो मधुशाला पे आ गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे लालू की गोद में बैठ गए। तो अब वो कैसे, वो रामलीला में झाड़ू चलाने की बात कर रहे थे, आज वो शराब और दारू के साथ आ गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें बदल गई, पर एक ही चीज मैं पूछना चाहता हूं, वो पंजाब का लोकपाल कहाँ है? अब देखिए बत्तीसी गुल हो जाएगी, लोकपाल कहाँ है पंजाब का? और आज विरोध कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का। चलिए, सारी दिक्कत यही है कि हर पार्टी जब तक विपक्ष में रहती है तब तक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर कोई भ्रष्टाचार को लेकर कोई कानून बनाने की बात कर रहा है तो मुझे लगता है देश की जनता के बीच इसका मैसेज अच्छा है। आप पॉलिटिकल पार्टी है, ये कह सकते हैं कि इसको टैक्टिस है, सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश है, ये कह सकते हैं बीजेपी की मंशा जो है ठीक नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी कदम कोई सरकार उठाए, चाहे वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार हो या केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, जनता ताली बजाती है क्योंकि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उनको लगता है कि नेता जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, भ्रष्टाचार की शुरुआत वहां से होती है और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना ही चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए। आपसे कल मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।